नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में ख़ास तौर से अपन लोग जो हैं वो कॉलेज व्याख्याता है उसकी आरपीएससी की ओर से क्या है कि आंसर की जारी कर दी है और मास्टर पेपर भी जारी कर दिया है। तो अपन उस पेपर का अध्ययन करेंगे। देखिए, पुराने पेपर जो कॉलेज व्याख्याता है, स्कूल व्याख्याता है, द्वितीय श्रेणी है, उनके अगर आप पुराने प्रश्न सोल्व करोगे तो आगे आने वाले पेपरों में आपको बहुत सहायता मिलेगी। इसी प्रकार मैंने 2015 है, 2018 है, 2020 है, 22 है, वो सारे पेपर मैंने करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वो सारे पेपर आप एक बार वीडियो ज़रूर सुना करें। जब भी आपको खाली टाइम में पढ़ने का मन ना करे तो वो प्रश्न आप सुन लिया करें। इससे आपका जो दिमाग है वो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे मतलब विकल्प जो दिए गए हैं उनको कैच करेगा जो आपके मतलब अनछुए हैं, आपने कभी वो चीज़ पढ़ी नहीं है। तो आपका समय नहीं गंवाते हुए मैं ये शुरू करता हूँ। आज का अपना पहला प्रश्न है, कॉलेज व्याख्याता का ये पेपर है संस्कृत विभाग का, पिछले महीने हुआ था कि कवि और उसके कार्य क्षेत्र में सुमेलित विकल्प नहीं है। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो इसमें देखो, नामदेव गुजरात, आपको याद होना चाहिए, नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए थे, ठीक है। चंडीदास जी बंगाल में हैं, विद्यापति मथिला मतलब बिहार क्षेत्र में हैं, और जयदेव उड़ीसा में हुए हैं, है कि नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों को एक साथ 4-5 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नामदेव महाराष्ट्र, वो गुजरात है ना, ये वाला। इसमें विकल्प सुमेलित नहीं है, वही पूछा अपन को। अरुण कमल की रचना नहीं है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। ये आधुनिक काल के जो कवि है ना, उनकी रचनाएं खास तौर से याद रखें। आरपीएससी को पता चल चुका है इस बात का कि पुराने जो कवि हैं जैसे कबीर है, रहीम है, इनकी लोगों ने याद कर ली हैं। केशव है, जो भी पुराने हैं उन सभी की, भारतेंदु तक की। परंतु जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद है, आधुनिक काल है, नई कविता है, साठोत्तरी कविता है, उनके जो कवि है ना उन तक आप नहीं पहुँच पाते। तो ये अरुण कमल की कविता रचना अपन को पूछ लिए। मैं वो शंख, महाशंख, बीजाक्षर, सबूत और नए इलाके में। तो इसमें का सही जवाब होगा बीजा अक्षर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की रचना नहीं है। तो निराला की देखो आपको याद रहती हैं, जूही की कली है, सरोज स्मृति है, बादल राग है, परिवर्तन है। तो इसमें परिवर्तन जो कविता है ना वो पंत की है, निराला जी की नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संप्रदाय में नित्य बिहारी श्री कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान है वो किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वल्लभ जो संप्रदाय है उसके सारे, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है, निम्बारक है, गौड़ीय है, ये सारे अपन को याद होने चाहिए, जिसमें नित्य निकुंज लीलाओं का गान किया जाता है। तो वो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? सखी संप्रदाय में हमेशा किया जाता है। स्वामी हरिदास जी इसके प्रवर्तक थे। निम्बारकाचार्य निम्बारक संप्रदाय के थे, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी थे, ठीक है। आगे देखो, बिसलदेव रासो के संबंध में असंगत कथन। तो ये बिसलदेव रासो देख लो, पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, परमाल रासो है, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ही ये प्रश्न सही होगा। तो 5 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब अपन को असंगत पूछना है। तो मोतीलाल मानोरिया ने इसे गे काव्य माना, ये इसका असंगत है। जबकि ये देखो, संदेश राशि की परंपरा में भी है, नारी गरिमा की स्थापना करती है कि नहीं है। इसकी भाषा में आदिकालीन प्रारंभिक हिंदी सहज रूप में मानी गई है। इसको राजस्थानी का ही रूप देखने को मिलता है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है ना। अब की बार यही प्रश्न आया था। ये जो पंक्ति है ना, इसकी भाषा आदिकालीन प्रारंभिक हिंदी का सहज रूप में मानी जाती है, परंतु पढ़ने में ये राजस्थानी लगती है। ऐसी एक पंक्ति अभी जस्ट 2-3 दिन पहले व्याख्याता का जो पेपर हुआ था उसमें आया था और वही उसका जवाब सही था। जबकि इसके पेपर के अनुसार ये उत्तर इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि पृथ्वीराज रासो में उपलब्ध जो प्रतियां, उसके आधार पर नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के कुल कितने जो रूपांतरण हैं वो किए हैं? मोतीलाल मानोरिया ने कितने रूपांतरण किए हैं? तो 6 का जो सही जवाब है वो होगा 4 है। मोतीलाल मानोरिया ने 4 इसके भाग हैं वो रूपांतरण किया है ना। अगला देखिए, काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने वाले आचार्यों ने मुख्यतः निम्न में से किन ग्रंथों का आश्रय ग्रहण किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, रीतिकाल से उठाया गया प्रश्न है। तो इसका अपन को सही जवाब जो है वो देखना है कि काव्य प्रकाश के चंद्रलोक या कुवलयानंद या साहित्य दर्पण या काव्य
प्रकाश। तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है और काव्य प्रकाश मम्मट की है। इससे लिए गए हैं काव्य के अंगों के बारे में, जैसे इसकी भाषा कैसी होगी, इसमें छंद कौन सा होगा, इसमें अलंकार कौन सा होगा, इसमें रीति कौन सी। काव्य के जो अंग होते हैं ना वो यही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, असंगत का अपन को चयन करना है। असंगत का चयन कीजिए। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि खुरदरी अथेलियां अनामिका, अपने केवल धार अरुण कमल, घास का दुबका आसमान आलोक दनवा, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी। तो इसमें असंगत का अपन को क्या करना है, चयन करना है। तो ये वाला ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है आरपीएससी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो जो हैं उनकी हिंदी की रचना, तो उसकी पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल, ये इस प्रकार ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अब देखो, पदावली विद्यापति की है, बसंत विलास है, चंद्रावती इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, ये साफ साफ अलग पड़ी हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आंडाल को किस परंपरा में परिणत किया गया। आपने पढ़ी होगी आंडाल, तो ये एक क्या है, आलवार संत है। ठीक है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित है। आवारा मसीहा ये जीवनी है। ठीक है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही फेमस रचना है ना। अगला देखो, मंजनकृत मधुमालती के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। अब देखो, पूरी रचना के बारे में पता है तो कर लोगे, अन्यथा बैठे रहोगे आप लोग। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसका 12 का जो प्रश्न है, इसमें अपन को असुमेलित चयन करना है। ये मंजनकृत मधुमालती है ना, इसमें मनोहर के प्रेम दृढ़ता पर शिथिलता नहीं आती है। मधुमालती प्रेमाख्यान प्रेमोद्दान नहीं है। इसमें मनोहर मधुमालती की प्रमुख कथा के साथ में तारा और प्रेमा की भी एक अर्थकथा साथ साथ में चलती है। प्रेमाख्यानों की तरह इसकी कथा दुखांत है। ये इसमें क्या है, असंगत है। इसमें दुखांत नहीं है, इसमें अंत में एक दूसरे से दोनों है वो मिल जाते हैं। आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है वो आप रट्टा मत मारना उस चीज़ का। मैं आपको बताऊं, उस किताब को आप जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ लो, पर कभी भी ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे कंपटीशन फाइट करना है। कसम से वो याद ही नहीं होगी। आप उसको आनंद ले लेके पढ़ो। आप लोग ऐसे ही रोज़ 10-15 पन्ने हैं वो रोज़ यूं ही पढ़ लिया करो। उसका कोई मतलब नहीं है, तुमको कंपटीशन से उसको मत जोड़ना, वरना वो याद नहीं होगी। उसका नाम आचार्य शुक्ल है। हर किसी को मतलब समझ में आ जाए ऐसी, मतलब ऐसे व्यक्तित्व का नाम शुक्ल नहीं है। शुक्ल एक अपने आप में मतलब एक हिंदी का दूसरा रूप ही कहो तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो 10 पन्ने डेली आपको पढ़ने हैं उसके। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कविता में जो स्थान लय का है, कहानी में वही स्थान कहानीपन का है। नई कहानी पर विचार करते हुए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। नामवर सिंह की ये कहानी के लिए परिभाषा दी गई है। बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिए, आने वाली व्याख्याता भर्ती के लिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न तो सारे ही शानदार है, 150 के 150। रचनाकार के संबंध में असंगत कथन, इसको अपन को चयन करना है। तो देखो, जानकी मंगल स्पष्ट दिख रहा भारतेंदु जी की है, प्रेम जोगिनी भारतेंदु जी की है, महाराणा प्रताप ये राधा कृष्ण दास का संयोग, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। परंतु चारों आते हैं तभी सही होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नंद चतुर्वेदी के संबंध में असंगत कथन का चयन अपन को करना है। तो इसमें कहीं नहीं वहीं इसका प्रसिद्ध काव्य संकलन है, जबकि ये इनका नहीं है। जबकि देखो, धनाक्षरी सवैया दोहा आदि छंदों में इसकी रचनाएं मिलती हैं। साहित्यिक पत्रिका बिंदु का संपादन किया था। उनके लेखन की परंपरा ब्रज भाषा की कविताओं से हुई है। ये तीनों सही हैं, जबकि ये वाला असंगत है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन है असंगत। मतलब नंद चतुर्वेदी के बारे में सब कुछ जानते हो तो ही उत्तर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। ये वाला बेसिक सा प्रश्न होता है, ये आप सभी लोग आराम से भी कर लोगे। तो देखो, बोले बोल अबोल, कहे केदार खरी खरी, है मेरी तुम, टाइस्टाल और साइकिल, ये केदारनाथ सिंह की है। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये अग्रवाल की पूछी है, सिंह की है। समझ रहे हो ना बात को, इसलिए थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा पेपर के लिए आपको। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, तो छांट लोगे इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस प्रश्न में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। मुकुल है, त्रिधारा है, ये इनके काव्य संग्रह हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये जोहर है, श्याम नारायण पांडे का है। मानसी है, रामनरेश त्रिपाठी की है। चेता अमोला मेरा घर है, ये
वासुदेव सिंह अग्रवाल, वासुदेव सिंह की, सॉरी अग्रवाल नहीं है वो। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालने आएंगे चारों ऑप्शन, तो ही आप कर पाओगे और तभी पेपर करने का आनंद आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 18 का प्रश्न है कि भिखारीदास के काव्य के बारे में असंगत। अब भिखारीदास के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा बैठे राम राम करो वहाँ पर। तो 18 का सही जवाब आपके सामने हो जाएगा, काव्य निर्णय ग्रंथ अधिकतर भागरस विवेचन से को समर्पित है, जबकि काव्य निर्णय है वो मतलब रसा अवयव से संबंधित है, रसों के सारे अंगों के बारे में इसमें जानकारी है वो मिलती है। ठीक है, इसमें देखो नायिका भेद रसमंजरी पर आधारित है। काव्य निर्णय भिखारीदास की मौलिक उद्भावना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। काव्य निर्णय मोहम्मद के विश्वनाथ, अप्पे दीक्षित और जयदेव के ग्रंथों से मतलब इसकी जो विषय वस्तु है वो ली गई है। तो इसमें सही जो जवाब है वो 3 नंबर ऑप्शन होगा। रस से इसका कोई संबंध मतलब इतना संबंध नहीं है, नायिका भेद का है मुख्य रूप से। तो ये निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है और आप लोग आराम से ही कर लोगे। रस रतन ये जो रचना है वो पुहूकर की है, ये सारी आपको पता ही है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि ने, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, ये प्रश्न आपका गलत होता है तो पढ़ाई निरर्थक है, कोई फायदा पढ़ने में नहीं है। 20 के प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ग्वाल। ठीक है, ग्रांथबोधा, आलम ठाकुर और द्विजदेव, ये 4 ही तो हैं यारो। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य की रीति के सम्यक समावेश से पहल आचार्य केशव ने ही किया है, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की एवरेज जो अखंड परंपरा है वो आराम से करने वाला एक प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। कवि प्रिया से प्राय 50 वर्षों पीछे से चलती आ रही है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आराम से करने वाला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल। एक मोटी बात और बता दूं, जिस ऑप्शन में आपको शुक्ल दिख जाए ना, अगर बाई चांस मान लो ये हो सकता है कि शुक्ल की परिभाषा ना हो, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है प्रश्न तो आप लोग शुक्ल कर दो, तो आई थिंक हो सकता है 99% चांस बनते हैं प्रश्न सही होने का, क्योंकि शुक्ल जी मुख्य हैं। अब आगे 22 का प्रश्न आता है कि हम अपने ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं अपने आप को जो उन सब आंदोलनों में कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष में कभी देखा है, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान आज भी विद्यमान है। भक्ति आंदोलन के विषय में उक्त कथन किसका है, बहुत ही शानदार परिभाषा दी है भक्ति आंदोलन के बारे में। तो 22 का जो सही जवाब है वो किसका हो जाएगा, ग्रियर्सन का। किसका है ये, ग्रियर्सन की दी गई ये परिभाषा है, पद्माकर की रचना नहीं है। ये वाला बिल्कुल बेसिक प्रश्न है और आपको ये आना ही आना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो नीति शतक, ये नहीं है। हिम्मत बहादुर, वीरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, ये रचनाएं इन्हीं की हैं। दार्शनिक सिद्धांत और आचार्य इसमें से सुमेलित नहीं है, अच्छा प्रश्न है और ये आपको आना ही आना चाहिए। 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी, फिर द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, नहीं द्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। ठीक है ना, ये सॉरी वल्लभाचार्य का है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देखिएगा 25 का जो प्रश्न है वो क्या होगा, रीतिकाल के संबंध के असंगत कथन का चयन करना है। रीतिकाल की पूरी जानकारी अपन को होगी तो ही अपन इसका जवाब दे पाएंगे। इसमें देखिए रचनाकारों को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचियों में विशेष ध्यान रखना पड़ता था, बिल्कुल सही बात है। इस समय ब्रज भाषा फारसी के प्रभाव में पूर्णतः बची हुई थी, फारसी के प्रभाव से पूर्णतः बची हुई नहीं थी। ठीक है ना, फारसी का तो प्रभाव था, गणांध वगैरह उनमें देख लेना। चमत्कारिक उपकरणों के लिए फारसी की ओर से उन्मुख न होकर के संस्कृत की ओर उन्मुख हुए थे, नहीं ये बात। साहित्य और कला की दृष्टि से यह है युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इसका जो सही जो जवाब है 25 के प्रश्न का वो 2 नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा, इस समय ब्रज भाषा फारसी के प्रभाव से पूर्णतः बची हुई नहीं थी। समझ रहे हो बात को। जसवंत सिंह की भाषा भूषण के विषय से संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है यार, भाषा भूषण का अच्छा प्रश्न दिया है। 26 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ये अलंकार निरूपण ग्रंथ था, मतलब अलंकारों से संबंधित है। इसमें अलंकारों के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। 212, ये भी ध्यान रखना, अलंकारों की संख्या भी। कुबेरनाथ रॉय की रचना नहीं है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 27 का सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति वैसे देखा जाए तो किसकी है, प्रसिद्ध पंक्ति है, कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको याद आ गई होगी ये पंक्ति। रस आखेट है प्रिय नीलकंठी मराल, ये सारी है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि सुमेलित नहीं है, अच्छा प्रश्न है। इसमें
28 का जो है देखो, अपने से अलग मोहन राकेश, डाक बंगला कमलेश्वर, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी, वे दिन निर्मल वर्मा। अपने से अलग ये वाला मोहन राकेश का उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी के द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर ही हर्षोन्मुख हुई हैं। शुक्ल जी ने किस कवि की ओर संकेत इसमें किया? अच्छा प्रश्न बनाया है। इसका सही जवाब हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, अब ये बात आप पद्माकर को शुक्ल के इतिहास से पढ़ोगे ना, तभी आपका कॉन्सेप्ट यह है वो क्लियर होगा। बार बार पढ़ते रहोगे तो परीक्षा हॉल में आपको ये परिभाषा वो याद आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, विजेंद्र स्नातक के अनुसार तुलसीदास के काव्य संदर्भ में असंगत कथन है। अच्छा प्रश्न है। सही जवाब इसमें देखिए, तुलसी के अवध तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य रचना की बिल्कुल सही है। तुलसी साहित्य में भाव वैविध्य तो है परंतु शैली वैविध्य नहीं है। तुलसी की भक्ति लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेत है। रामचरितमानस में तुलसी राम और शिव दोनों को एक दूसरे के भक्त अंकित करते हैं। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है ना, ये वाला असंगत है। ठीक है, किसके प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन। अगला देखिएगा, रंगनाथ की वापसी शीर्षक एक नाटक है श्रीलाल शुक्ल जी की। इसका रूपांतरण या मतलब किस नाम से इसका रूपांतरण किया गया है? तो 21 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब आ जाएगा राग दरबारी, है ना। उसका जो राग दरबारी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, उसका नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से कर दिया है। गोरखनाथ बहुत ही शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। उन्होंने हठयोग प्रधान तथा नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। उन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़ करके 12 पंथी शाखा की स्थापना की। उपयुक्त कथन ये किसका, मतलब ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अच्छा, बहुत ही शानदार परिभाषा है वो दी गई है। तो इसका सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी नाथों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, शुक्ल जी ने कम लिखा है। मृगावती किसकी रचना है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, आराम से करने वाला प्रश्न है। कुतुबनकृत मृगावती। ठीक है, अज्ञेय का कहानी संग्रह नहीं है। बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है। देखो, कोठरी की बात है, विपथगा है, जयदोल है, जबकि डायरी के नीरस पृष्ठ ये अज्ञेय जी की कहानी संग्रह नहीं है। रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा की विशेषता इसमें से नहीं है। तो इसकी देखो वक्रता और रहस्यात्मकता यह है। लाक्षणिकता का अभाव, वियोग की अंतर्दशाओं का चित्रण और भावात्मकता। काव्यधारा की इसमें विशेषता नहीं पूछी, तो इसमें लाक्षणिकता का अभाव है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग कि रामस्नेह संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में है राजस्थान में, इसमें असंगत कथन अपन को पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने नाम स्मरण पर बल नहीं दिया। अनबेवाणी महत्वपूर्ण रचना है। गुदरपंथ संतदासी परंपरा से विकास हुआ है, बिल्कुल। नवलराम मंत्री जो प्रमुख संत और भक्त है। तो 36 का जो सही है ना, ये नाम स्मरण पर ही बल देते हैं, नहीं आ गया है यहाँ पर, है ना, जबकि इन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट है कि सेनापति ने श्लेष वर्णन में महात्म्य को देखते हुए उन्हें भाषा का सेनापति किसने कहा, यानी सेनापति के बारे में ये बात किसने कही है, सेनापति को ये मतलब परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं ऐसे प्रश्न। अब अपन को रीतिकालीन कवि आलम के बारे में असंगत कथन, मतलब आलम के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी तो ही आप दे पाओगी। तो देखिएगा कि रेखता या उर्दू भाषा में ही इन्होंने कवित्व कहे हैं। वे प्रेमोन्मुख कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। उनकी रचनाएं हृदय तत्व की प्रधानता है। आलम की ख्याति अधिकतर उनकी प्रबंध रचनाओं के कारण हुई है। प्रबंध रचना का ये तो है ही घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो ये रीति मुक्त काव्यधार हैं, तो इन्होंने प्रबंध कैसे लिख दिया? परीक्षा में ये दिमाग नहीं चलता है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास इनमें से नहीं है। अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बार बार बताया कि आपको आधुनिक काल की रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
मुझे चांद चाहिए, जो कि लीलाधर जगुड़ी का काव्य, ठीक है ना, और सारी इन्हीं की है। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से असंगत का चयन कीजिए। 40 का जो प्रश्न है इसमें देखो, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, पश्यंती है, ये आगे की नहीं है, दृष्टि भार कुबेरनाथ रॉय का है, और परंपरा प्रबंधन नहीं, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। पश्यंती है, कहनी अकहनी है, ये आगे की नहीं है। खड़ी बोली हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखकों में से नहीं है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है व्याख्याता में, आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो। आया था ये प्रश्न 2-3 दिन पहले, आप ध्यान रखना इस बात का, पेपर उठा के देखना, आपको मिल जाएगा वो प्रश्न। तो देखो 41 का जो प्रश्न है इसमें आराम से करने वाला इंशाअल्लाह खां, सदल मिसर, मतलब लल्लू लाल नहीं है, गुल्लेरी तो अलग ही पड़ा हुआ दिख जाएगा, नागार्जुन की रचना नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो बलचमना है, बाबा बटेरनाथ है, नई पौधे, गंगा मैया, ये नहीं है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि हैं। अच्छा प्रश्न है, इसमें सही जवाब आ जाएगा भिखारीदास। क्या आ जाएगा, भिखारीदास। साधारणतया 44 का देखिए, 43 का, 44 का देखिएगा, ये 43 का जो प्रश्न है इसका एक बार देखो, लक्षण ग्रंथों के अनुसार काव्य रचना करने वाले, मतलब रीति ग्रंथों की रचना न करके लक्षण ग्रंथों की रचना पीछे पूछे इसके अनुसार, तो इसमें सही जवाब बिहारीदास है, ठीक है, बिहारी इसका सही है, भिखारीदास नहीं है। फिर देखिएगा 44 का जो प्रश्न है, साधारणतया ईस्वी सन की 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है, उक्त कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो 44 का सही जवाब क्या आ जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने आदिकाल नाम दिया है, ठीक है ना। शुक्ल ने वीरगाथा काल है, ऐसे अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने किस वर्ग में परिणित किया है। अब देखो इस ऊपर वाले प्रश्न को ही इसमें बदल दिया है, उन्हें रीतिबद्ध यानी रीति में बंधे हुए ये कहा है, ठीक है। 45 का सही जवाब, रीति काल के रीति निरूपक ग्रंथों पर किस शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखो, रसमंजरी नायिका भेद का पढ़ा है, काव्य प्रकाश काव्यांग निरूपण पढ़ा है, बहुधा कठोर और श्रुति कटु शब्दों में प्रयुक्त भाषा शैली, ये वाला साफ साफ ही गलत है, जबकि रीतिकाल में ऐसी कोई भाषा शैली नहीं है। संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली भी है। 3 नंबर ऑप्शन। 47 का देखिए, रचनाकारों की सुमेलित इसमें से नहीं है, तो 47 का सही जवाब हो जाएगा वीणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये नहीं है, जबकि संध्या गीत महादेवी वर्मा की, उच्छ्वास पंथ की, महाराणा का महत्व प्रसाद की, वीणा पल्लव उच्छ्वास से सुमित्रा पंथ की तो है ये रचना। नेक्स्ट देखो, कहानी और कहानीकार की रचना विकल्प सुमेलित नहीं है इसमें, ठीक है। 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा, एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत की है, निशाचर भीष्म साहनी की है, मंगल की टिंकुली ये भैरव प्रसाद गुप्त की है, खिलौने निर्मल वर्मा की नहीं है। केशव केवल उक्ति व चित्रे शब्दकेड़ा के ही प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, उक्त कथन किस आलोचक का है। तो मैंने आपको बता दिया ना, ये वाला शब्द दिख जाए तो, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो यही करना है अपन को, तो ये शुक्ल की है ये परिभाषा वैसे। नेक्स्ट देखो कि कृष्ण काव्य परंपरा में निम्नलिखित में से किसे संप्रदाय निरपेक्ष रचनाकार माना जाता है। 50 का सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, ये संप्रदाय निरपेक्ष कौन था, मीरा थी, किसी भी पंथ वंथ में ये नहीं जुड़ी हुई थी, अपने अलग ही तरीके की ये भक्ति है वो करती थी, और मीरा का प्रश्न इसी प्रकार के घुमा फिरा के आता है। तो मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। 51 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा, इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर है, स्थिर तो है ही नहीं इनका, अनेक भाषाओं के शब्द इन्होंने टिकाए हैं। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। मान्यता किसकी है, बहुत अच्छी परिभाषा है रीति काल की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। पत्रिकाओं और उनके संपादक की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है।
53 का सही जवाब हो जाएगा संदेश राशक साहित्यिक संदेश महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो समालोचना का गुलेरी ने किया था, सुदर्शन का देवकीनंद ने नई कविता जगदीश गुप्त। अब पत्रिकाओं को भी याद करना पड़ेगा, एक आधा प्रश्न तो पक्के आने लग गए। कौन सा संप्रदाय मुख्यतः कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है इनमें? तो आराम से करने वाला प्रश्न है। श्री संप्रदाय ये राम भक्ति शाखा से है, श्री कृष्ण भक्ति से नहीं है। सेनापति का लिखा ग्रंथ कौन सा है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल मतलब बेसिक सा है, आराम से कर लोगे। कवित रत्नाकर सेनापति का ये, ठीक है। बिसलदेव रासो के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। अब ये बिसलदेव है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस शुक्ल को पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर व्याख्याता क्लियर करनी है तो, अन्यथा आप बेड़ा पार नहीं होगा। तो 56 का सही जवाब इसमें आ जाएगा। मता प्रसाद गुप्त ने इसकी एक प्रति का संपादन किया है, ठीक है। जबकि इस देखो नरपति नाल्य माने जाते हैं, नायक बिसलदेव राजमती हैं, और इसमें मता प्रसाद गुप्त ने की एक प्रति का इसने संपादन किया है। और इसमें वीर रस का प्रधान है, इसमें श्रृंगार रस का प्रधान है, समझ गए ना बात को। श्रृंगारिक ग्रंथ है ये ऐसे। छायावादी विषय में नामवर सिंह की टिप्पणियां के विपरीत कथन है। अब प्रश्न में शब्द भी ऐसे डालते हैं कि स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है पूछना क्या चाह रहा अपन को, इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब 57 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब देखो 3 नंबर ऑप्शन होगा कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ समाज के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, किंतु प्रियसन समाज और व्यक्ति के स्थायी मैत्री से हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही माना उत्तर। अशोक वाजपेयी की काव्य कृति इनमें से नहीं है, अशोक वाजपेयी की पूछिए, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आदमी एकांत। 59 का कि जिंदा मुहावरे किसकी रचना है? ये बेसिक सा प्रश्न है, इसमें आराम से कर लोगे, नासिरा शर्मा का। 60 का जो प्रश्न है इसमें है कि निम्नलिखित में से चौथे सप्तक के कवि नहीं है। मैंने ये तार सप्तक का एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग ध्यान से उस वीडियो को देखिए। तार सप्तक का प्रश्न जीवन भर कभी गलत हो ही नहीं सकता आपका। 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? तार सप्तक का कवि नहीं, चौथे तार सप्तक का इसमें कवि नहीं है, तो 60 का 4 नंबर हो जाएगा विजय नारायण साई। मिथिलेश गुप्त लिखित पद्यबद्ध रूपक इसमें से कौन सा नहीं है? अच्छा प्रश्न बनाया है, इसमें साकेत है, वो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री हमें प्राप्त होती है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में उक्त कथन किसका कहा गया है? तो 62 का सही जवाब है, आपको बता चुका हूं मैं कई बार कि ये महाराज दिख जाए तो इस महाराज को अगरबत्ती करना सुबह शाम, इस नाम को करना, ये नाम ही बेड़ा पार लगाएगा। आचार्य शुक्ल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में परिणित नहीं है। अच्छा प्रश्न बना है, मतलब अपभ्रंश से इसमें नहीं है। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा खुसरो की पहेलियां, ये हिंदी में है, ठीक है ना। नाथ साहित्य सिद्ध देवन रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकर की, इन सभी में अपभ्रंश से रिलेटेड भाषा का प्रयोग हुआ है। 64 का देखिएगा कि निम्न में से देव की कृति नहीं है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और आराम से करने वाला है। नाम प्रकाश कोश, ये वाला ऑप्शन सी है। राग रत्नाकर है ही, देव शतक है ही, भावविलास है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र और उनके रचनाकारों को रचनाकार सुमेलित है, इसमें एक ही है जो सुमेलित है और बाकी सुमेलित नहीं है। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा का। पुरानी स्मृतियां रामवर्क स्मैनीपुरी की नहीं है। रेखाएं बोल उठी, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी का। भूले हुए चेहरे पद्म सिंह शर्मा, ये भी नहीं है। ये सारे के सारे नहीं है, ठीक है। और स्मृति की रेखाएं महादेवी जी की। नेक्स्ट प्रश्न की बहुत बड़ी परिभाषा है, आई थिंक हो सकता है बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। 66 का देखिएगा, एक तो युग की रुचि है गंभीर रही गई थी, लोग मीमांसा का नहीं रसिकता का आदर करते थे, इसीलिए उसकी दृष्टि संस्कृत और उत्तरकालीन अधोगत साहित्य शास्त्र से ऊपर नहीं जा पाती थी। दूसरे सबसे बड़ा अभाव गद्य का था, जिसके कारण सूक्ष्म विश्लेषण संभव नहीं था। रीति निरूपण की विवेचना की सीमा को स्पष्ट करते हुए उक्त टिप्पणी किस आलोचक के द्वारा कही गई है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा परिभाषा दी गई है। नोट कर लीजिए, ये वाला प्रश्न वास्तव में बहुत शानदार है। आगामी व्याख्याता परीक्षा में ऐसे प्रश्न उठाएंगे।
रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये वाले आपको आराम से हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से, ये प्रश्न ज़्यादा डीपली नहीं होते। तो देखो, मोरी की ईंट ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये वाला इसमें ऑप्शन सही है। जबकि छप्पर जयप्रकाश करदम का है, काला पहाड़ मोहनदास मोरवाड़ का, नरकुंड में व्यास जगदीश चंद्र का। ठीक है ना, 1 नंबर ऑप्शन। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से मतलब सलेमाबाद लाने वाले कौन आचार्य थे? अच्छा प्रश्न है। कौन थे? परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है ना। जॉर्ज अब्राहम गिरेस ने चारण काल की समय सीमा निर्धारित किया थी, मतलब कौन से सन से कब तक माना था? तो इसमें 700 से 1300 ईस्वी तक। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत कथन का चयन कीजिए। तो देखो, चंद्रमाला रास आशु कवि की है, श्रावकाचार्य देवसेन की है, भारती शालुभद्र सूर्य की है, स्थूलीभद्र रास विजयसेन सूर्य की है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 17 के प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ये स्थूलीभद्र रास है, वो प्रज्ञा तिलक नाम करके हुए थे, उनकी है। इनसे परिवर्तित संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों ने की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्त कर इनमें से किसकी ओर मतलब संकेत किया है? तो आप मतलब आइडिया लगाना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगर नाम आया है, तो अगर ऑप्शन में आपको नाथ है दिख जाए ना, तो वही वाला सही होगा। नाथों पर बहुत अच्छा काम किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोरखनाथ जी के लिए कही है ये बात। भक्तमाल के अनुसार रैदास के दीक्षा गुरु माने जाते हैं, मतलब रैदास ने किससे दीक्षा ली थी? 72 के प्रश्न का सही जवाब रामानंद जी। अब ये मान लेने में किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। इस विशाल ग्रंथ का कुछ सार अवश्य है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में उक्त कथन किस विचारक के है, यानी ये बात किसने कही है? तो यह बात है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई है। निम्न में से नंददास के द्वारा रचित कोश ग्रंथ, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी 2 ग्रंथ लिखे थे, वे शब्दकोश के हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। अच्छा प्रश्न है 75 का। 5-10 लोगों ने नाम दिए हैं आदिकाल को, वो वाले रटना है आपको, बहुत अच्छे से याद करना है। तो इसमें देखो, वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, सिद्ध संबंध काल ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है, आरंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा, और आदिकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लीलाधर जगुड़ी की कृति नहीं है। अच्छा प्रश्न है। क्षेत्र का सही जवाब देखिएगा, अनुभव के आकाश में चांद है, घबराए हुए शब्द हैं, इस यात्रा में है संवाद तुमसे, ये वाला लीलाधर जुगुड़ी का काव्य नहीं है। जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली है, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। उक्त कथन किस विद्वान का है? 77 का प्रश्न है। इसमें देखो, नगेंद्र है, रामविलास शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, शुक्ल है। जबकि अब की बार शुक्ल को नहीं करना है, अगर आपको आ रहा है तो ही करना है, नहीं आ रहा है तो मतलब इसमें आपको नहीं आ रहा है तो मान लीजिए आप लोग इसमें शुक्ल करते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आ तो रहा ही नहीं था। जबकि इसका सही जो जवाब है वो होगा रामविलास शर्मा। ठीक है, किस विकल्प के अंतर्गत सभी शिष्य वल्लभाचार्य जी को माने जाते हैं? वल्लभाचार्य जी और विठलनाथ, इनके देखो दोनों बाप बेटों के 4-4 शिष्य हुए थे। तो कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के हुए थे। ठीक है, और गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास, परमानदास, ये वाले शिष्य थे वो विठलनाथ जी के थे। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 79 देखिएगा, यह आश्चर्य की बात है कि तुलसीदास जी ने जहाँ लोक प्रचलित और जनता को आकर्षित करने वाले सभी छंदों और काव्य रूपों को राममय करने का प्रयत्न किया, वहाँ उन्हें आल्हा या फिर वीर छंद को नहीं अपनाया। उक्त कथन किस विद्वान का है? ये तुलसीदास जी की काव्य के बारे में कही गई बात है। तो ये बात है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा
कही गई है। ठीक है, पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन नरप काज, ये तो बिल्कुल बेसिक पंक्ति है, आराम से करने वाला प्रश्न है और ये पृथ्वीराज रासो के बारे में कही गई बात है। सिद्धों की अगला देखिएगा कि सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टकूट बना उनकी भाषा को संध्या भाषा कह डाला और फिर तो यह उतनी दुर्बोध और क्लिष्ट हो गई कि सिद्धों की कविता पर विचार करते हुए ये परिभाषा मतलब किसके द्वारा दी गई है। सिद्धों का जहाँ पर भी नाम आएंगे तो ये राहुल शंकरतायन जी जो है ना, उन्होंने सिद्धों पर बहुत अच्छा काम किया है। और नाथों की जहाँ पर बात आएगी तो वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दो तो आप गांठ बांध लीजिए, आपके प्रश्न सही करने का मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे पढ़ना आपको आचार्य शुक्ल बहुत अच्छे से है, बट नाथों का नाम जहाँ पर आएगा बढ़ाई चढ़ाई मतलब अच्छी बात कही गई है सारी, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कही हुई हैं। और नाथों सिद्धों के बारे में जो अच्छी बात कही गई हैं बढ़ा चढ़ा के मतलब खोजबीन करके सारी, तो वो राहुल शंकरतायन आएगा। ये बात सही है, ठीक है ना। आप शुक्ल भी पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों का। 82 का प्रश्न देखिए, यात्रा वृत्तांत रचनाओं की असंगत कथन का अपन को चयन करना है। तो अब इसमें देखिएगा, देश विदेश रामदर्शी दिनकर, अरे यायावर रहेगा याद राहुल शंकरतायन, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, अरे यायावर रहेगा ये अज्ञे की रचना है, ठीक है ना। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में पूरी जानकारी है तो ही आप दे पाओगे, अन्यथा असंगत कथन अपन को छांटना है 83 का। तो ये कहानी और नया साहित्य पत्रिका का संपादक मंडल में रहे हैं। रूप विधान की अपेक्षा वस्तु के प्रति अधिक सजगता दृष्टिगोचर होती है। शमशेर बहादुर सिंह अपनी रचना को टेक्निकल के लिए एजरा पाउंड को सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। आपको एक बात सच बताऊं, ये एजरा पाउंड है ना, मैं एक बार ऐसा सोचता था पहले, शुरू में तैयारी करता था, मुझे यार एजरा पाउंड ये नाम आ गया मोसाड़ी ये कोई शैली होती है। फिर मुझे पता चला ये किसी आदमी का नाम है। सच्चाई यही है, आई थिंक मुझे पता नहीं था। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को तो पता चल जाए, वरना लोग थोड़ी सी हंसी उड़ाते हैं। ये एक आदमी का ही नाम है ये, ठीक है ना, विद्वान है ये, मुझे पता नहीं था। दूसरे तार सप्तक में है। इसमें 83 में आपका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है। एजरा पाउंड आगे आते ही मुझे पूरा स्क्रीन है वो मेरी क्लियर हो गई। आप भी आई थिंक यही सोचे होंगे। अब देखो, पत्र साहित्य और उसके संपादकीय असंगत कथन चूज करना है। तो 84 में देखो, सारथी द्वारिका प्रसाद जी हैं, प्रभा मिथिलेश्वर गुप्त, ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सीधी सी भाषा की बात तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही। प्रतीक अज्ञे जी हैं, रूपाभ सुमित्रानंद पंत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको आना ही आना चाहिए। ये प्रश्न तो आपको आना ही आना चाहिए। 85 जो है इसमें देखो, बाल बोधनी हरिश्चंद्र का कवि हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, अलग ही पड़ा है। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु किसी एक पक्ष पर अंग या फिर काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करने वाले ग्रंथों में परिणित नहीं किया जाने वाला मतलब ग्रंथ कौन सा है। इसमें 86 का जो है उसमें सही ऑप्शन अपन को ढूंढना है। देखो, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मानोरिया। तो 86 जो है उसमें सही जो जवाब है वो 3 नंबर ऑप्शन। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सत्यवती कथा ईश्वरदास, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा उस्मान, हंसावली असाइतन, मुल्ला दाऊद चंदैन। ये लक्ष्मण सेन पद्मावती वाला ना, ये ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यकारों और साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियों में शामिल नहीं है। इसका सही जो जवाब है वो होगा, देखो, राग सारंग, राग कल्पद्रुम, भक्तमाल है, कालिदास हजारा है, राहुल वेल, ये आदिकाल की जो रचना है इसमें मतलब साहित्यिक रचनाओं का परिचय नहीं मिलता है। राहुल वेल एक चंपू काव्य है, आप सभी को पता है।
लोकप्रियता को देखते हुए जयद्रथ वध की रचना आधुनिक हिंदी काव्य में एक चमत्कार से कम नहीं। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये नामवर्षी के द्वारा जयद्रथ वध के लिए कहा गया कथन है। भारतेंदु युग के संबंध में असंगत कथन 90 का जो प्रश्न है, इसमें भारतेंदु युग की पूरी जानकारी अपन को होनी चाहिए। तो देखो, दास्य भाव की भक्ति के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का चित्रण हुआ है। उनकी रचना में प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के साथ साथ नई काव्य धारा का परिवर्तन का प्रयास हुआ है। बिल्कुल उनकी कविता में खड़ी बोली प्रयोग का नितांत अभाव मिलता है। इनके काव्य में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भाव, ये अभाव शब्द दे दिया ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। रोटी नाम सत्य, ये किसकी रचना है? आपने कभी पढ़ी है ऐसी? रोटी नाम सत्य, यह है हरीश बदानी की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से असंगत विकल्प का अपन को चयन करना है। तो देखो, युगपथ माखनलाल चतुर्वेदी, युगधारा नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युगवाणी सुमित्रानंद पंत। अब सारे में नाम युग युग दे दिए, वहां पर बैठे बैठे चारों तरफ देखते रहो युग युग युग। युगपथ वाली ये माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की कौन सी रचना सूरसागर के अनुकरण पर की? ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये आना ही आना चाहिए। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे प्रश्न में आपको। कृष्ण गीतावली नाम करके एक तुलसीदास जी ने रचना लिखी थी, वो सूरदास जी के कहने पर ही लिखी थी, मतलब उनके अनुकरण पर लिखी गई थी। जैसे सूरदास जी ने सूरसागर लिखा ना, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, इसी प्रकार इस गीतावली है ना, इसमें भी भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन है। यह होता है इसका मतलब। बिल्कुल बेसिक सा है, आराम से आप लोग करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से यात्रा वृत्तांत सुमेलित नहीं है। अब ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर आधे से ज़्यादा प्रश्न दिमाग खराब कर देते हैं। तो 94 का जो प्रश्न है उसमें देखो, सागर प्रवास सूर्यकांत व्यास की है, जापान की शेर रामकृष्ण बजाज जी की है, यात्रा के पन्ने राहुल संस्कृतैन की है, राह बीती सेठ गोविंद दास, ये नहीं है। सही वाला ऑप्शन यही होगा। रीतिकाल में सेनापति के बारे में पूरी जानकारी है तो जवाब दे देना, अन्यथा बैठे रहना। तो 95 का जो प्रश्न है इसमें देखो, सेनापति काव्य श्रृंगार का वर्णन मिलता है। सेनापति काव्य में शब्द चमत्कार उक्ति व चित्र का सर्वथा अभाव, ये वाला शब्द पकड़ना है। एक तो ऑप्शन में आजकल ये एक ही शब्द डालते हैं साले, है ना। अगला ऋतु वर्णन है ही, और राम भक्ति संबंधित सेनापति ने लिखा ही है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही, बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। देशेल बना सब जन मिठा, बिल्कुल अच्छी सी पंक्ति है, ये आपकी गलत होनी भी नहीं चाहिए। अगर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाली पंक्ति बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। तो 96 है उसमें विद्यापति, देशील बहना सब जन मिठा, मतलब देसी भाषा सभी को अच्छी लगती है। अब 97 का जो प्रश्न है अपने सामने, उसमें रीतिकाल के बारे में असंगत अपन को पूछा है। तो देखो, ऋतुमुक्त कवियों की एकांतिक प्रेमानुभूति के अंतर में सामाजिक असंतोष का पुट भी था। रीतिकाल के कवियों में प्राचीन काव्य परंपरा का पोषण किया है। रीतिकालीन कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, और रीतिमुक्त जो कवि हैं उन्हें रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, वो सब है। इसमें प्राचीन काव्य परंपरा का पोषण नहीं किया है। रीतिमुक्त जो कवि है ना, उन्होंने नई ये जो मतलब सूफी जो हैं फारसी वाले, उनसे ग्रहण की है, वो अपना जो प्रेम का जो वर्णन किया है उनसे रिलेटेड है, उससे संबंध रखने वाला है। इसलिए ध्यान रखना। देखो, अपन सोच भी नहीं सकते, छोटी छोटी चीज़ें ये निकाल रहे हैं आजकल पेपरों में। किस विकल्प में सभी बिंदु परस्पर संबंधित नहीं रखते हैं? 98 में देखिएगा आप लोग, इसमें देना मतलब पूछना क्या चाह रहा है प्रश्न, आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये प्रश्न कैसा है। देखो, परस्पर संबंध नहीं रखता, मतलब एक तरफ दे दिया संत या फिर कोई कवि या फिर कोई भक्त, और फिर बाद में उसका पंथ वगैरह। तो देखो, परशुराम देवाचार्य नवदा भक्ति इस्लामाबाद, जबकि ये परशुराम देवाचार्य बात तो सही है इस्लामाबाद की, परंतु इनकी भक्ति नवदा नहीं थी।
सॉरी नवदा थी, ठीक है। और आगे देखो, नंगला स्मरण राम स्मरण लालदास जी, फिर कतरियासर जसनाथ जी हवन वगैरह, और जम्बो जी विलो जी अग्नि नृत्य। अब जम्बो जी का तो है अग्नि नृत्य, इनका नहीं है बीच में। इसका मतलब जो 98 का जो प्रश्न है, इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न को दोबारा समझो आप लोग एक बार, आई थिंक मुझे लगता है आप लोग को समझ में नहीं आया। इसमें पहले किसी भक्त या पंथ, जो भक्त होते हैं ना संत वगैरह, उनका नाम दिया है, फिर उनकी भक्ति के बारे में, फिर उनकी जगह के बारे में, ये किस प्रकार से भक्ति करते थे, इस प्रकार से इन्होंने पूछा है। तो परशुराम जी की भक्ति नवदा और सलेमाबाद है, ठीक है। नंगला जो लालदास जी है ना, वो नंगला में भक्ति के नाम स्मरण है उनका, सही है। फिर जसनाथ जी हैं वो अवन करते हैं, और कतरियासर उनका स्थान है। जम्बो जी वो अग्नि नृत्य तो कहते हैं, परंतु विल्लो जी इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार से इन चीजों को मिलाया है, ठीक है। यहाँ पर मतलब स्थान देना चाहिए था उनको, जबकि जम्बो जी के शिष्य का नाम दे दिया है। यहाँ पर स्थान देना चाहिए, अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। वो अग्नि नृत्य जम्बो जी से संबंधित नहीं है, ये जसनाथ जी से संबंधित है। अग्नि नृत्य जसनाथ जी, जम्बो जी क्या है, जम्बो जी ने तो मतलब वृक्षों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, इस प्रकार से था। अग्नि नृत्य ये जसनाथ जी का है, कतरियासर वाले है ना, उनका है। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है, और इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता ये है कि ये सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। हिंदी नवजागरण के संबंध में उक्त कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो है आधुनिक काल या भारतीय युग के बारे में जो भी बात अधिकांश होती है ना, वो रामविलास शर्मा जी की निकलती है। इसमें भी शुक्ल ऑप्शन है, देख लो। चाहिए आपको मैं बोल रहा था वो कहीं कहीं गलत भी बैठ रहा है, परंतु आपको नहीं आ रहा है तो ही करना है, अन्यथा अगर आपको आ रहा है ना, और ये हाँ, भारतीय युग के बारे में जो भी बात अधिकतर मतलब जो परिभाषाएं वगैरह जो भी हैं, वो रामविलास शर्मा जी की ज़्यादा सटीक बैठती हैं। ये बात भी एक नोट करने वाली है परीक्षा में। अब अगला देखो, आदिकाल की सिद्धों के संबंध में असंगत कथन को अपन को क्या करना है, चयन करना है। 100 का प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध नहीं है। ये तो चाहते ही थे पांचों सुखे, है ना, भोग वासना, इनमें तो ये बिल्कुल लीन रहते थे बेचारे। सिद्धों की एक सीमा तक तंत्र हठयोग का अनुसरण किया गया है, ठीक है। ये बात सिद्धों के वर्ज्यान धर्म का प्रचार बिल्कुल, पाखंड और आडंबर का विरोध बिल्कुल सही है। तो ये विरोध वाला शब्द है ना, वो यहाँ पर मामला डावाडोल कर देता है। गोरखनाथ की रचना नहीं मानी जाती, इसमें से गोरखनाथ जी की रचना नहीं है। तो देखो, दयाबोध है, प्राण सांकलिय, आत्मबोध है, योगसार नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सटीक बैठेगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आराम से आप लोग कर लोगे। ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विचार राम कुमार वर्मा जी ने 1935 के आसपास लिखा था। सूरदास जी का एक शब्द में असंगत। अब सूरदास जी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए अपन को। तो देखो, उनके पदों में कथाक्रम का नितांत अभाव है। अभाव कहाँ है? बिल्कुल सटीक कथाक्रम से चलते हैं, 1 नंबर ऑप्शन इसे ही है। कृष्ण के लोकरंजक रूप का चित्रण है, बाह्य जीवन के संघर्षों का चित्रण है, परिवार के गृहस्थ जीवन का चित्रण, ये सारी बातें हैं। मतलब अभाव, विरोध, ऐसे शब्द डालते हैं छोटे छोटे, अगला पकड़ ही नहीं पाता है। रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, 104 का प्रश्न है अपने सामने। तो टूटी बिखरी शमशेर सही है, अपूर्वा केदारनाथ सही है, तुम मेरा मौन हो ये अगे नहीं है, रश्मि रथी दिनकर, ठीक है ना। 105, हिंदी गद्य के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा नीति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असंगत है? असंगत पूछा 105 में। देखो, इसमें 1 नंबर ऑप्शन है कि विषय अनुकूल सरल भावपूर्ण भाषा शैली, बिल्कुल सही है। उर्दू अंग्रेजी प्रचलित शब्दों को अस्वीकार स्वीकार था द्विवेदी युग में, अस्वीकार नहीं कर सकते थे उस चीज़ों को अपन, इसीलिए तो आज भी वही चल रही है। प्रयोगों में नितांत रूप में प्रदान किया, संस्कृत में सरलता सम शब्दों का इसमें प्रयोग है, ये 2 वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि साधना के पथ पर आत्मकथा किसकी है? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक है। व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो आपको आना ही आना चाहिए। हरिभाव उपाध्याय की है। उनका दंडी का अनुसरण और सबसे अधिक काव्यगत अलंकार मोह है। सभी ये सिद्ध करते हैं कि ये मूलतः श्रृंगार रसिक होते हुए भी अलंकारवादी थे।
डॉक्टर नगेंद्र का यह मत किस कवि के संदर्भ में? अच्छा प्रश्न है। 107 का केशव के लिए ये बात कही गई है। अच्छी परिभाषा नोट करने वाली है, रिपीट हो सकती है। भूषण रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, आराम से करने वाला प्रश्न है। तो अलंकार पंचाशी का देखो, शिवराज भूषण, शिवा बामन, ये बिल्कुल बेसिक है। निम्नलिखित विकल्पों में दादू के शिष्य जनगोपाल के द्वारा रचित दादू की जीवनी का शीर्षक पूछ लिया अपन को, बहुत अच्छा प्रश्न है। 109 में दादू जन्म लीला परिचय, ये रचना का नाम है, ध्यान रखना। हडेवाणी है, दादू दयाल है, अंगवधु है। अंगवधु है वो रजब जी ने की थी। परशुराम चतुर्वेदी जी जो हैं उन्होंने दादू दयाल नाम से की थी। केशव के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? अब देखो, केशव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, केशव की सारी रचनाएं मुक्त काव्य, यही असंगत है। विज्ञान गीता केशव की रचना है, केशव की भाषा ब्रज भाषा है, केशव आचार्युतिक दृष्टि से है ना, 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? अब रचनाकार वाला सुमेलित वाला अपन को पूछा है। तो इसमें देखो, आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल है, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, तालाब की मछलियां नागार्जुन है, फूल नहीं रंग बोते हैं, ये भी केदारनाथ अग्रवाल की है, नागार्जुन की नहीं है। मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ इसमें से कौन सा नहीं है? सारों में रस ही रस ठोक दिया है अगले ने। तो 112 का सही जवाब हो जाएगा रस सारांश नहीं है। देखो, रस राज भी है, व्रत कौमुदी भी है, ललित लाम भी है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रवपाद के बारे में पूरी जानकारी होगी तो ही अपन उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। दोहा कोश प्रसिद्ध रचना है, प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनका नाम सरोवर भी है, प्रबंधात्मक में नहीं है ये, ठीक है ना। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेव वर्मा के द्वारा रचित नहीं है। 114 का जो प्रश्न है वो, इसमें देखो, पथ के साथी हो गया, स्मारिका, मेरा परिवार, ये सेतु बंध नहीं है। कबीर के बारे में असंगत कथन, कबीर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए अपन को। तो देखो, ये कर्मकांडी धर्मगुरु को अप्रासंगिक मानते थे, शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को प्रमाणिक मानते थे, दाम्पत्य प्रतीकों से प्रयोगों में ये परहेज बरतते थे, और भाषा में बहता नीर है, इन्होंने भाषा को बहता हुआ नीर कह दिया। ये देख, दाम्पत्य प्रतीकों प्रयोग परहेज नहीं बरता इन्होंने, जबकि दाम्पत्य के बारे में इन्होंने अपने आप को भगवान श्री राम की पत्नी बताया है। पढ़ना इनके पद। वल्लभाचार्य के परिवर्तित कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या था? ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आराम से कर लोगे। 116 के साथ शुद्धता द्वैत वल्लभाचार्य, विशिष्टा द्वैत रामानुजाचार्य। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? और कॉलेज व्याख्याता में ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न दे दिया, सोचो। तो आपकी स्कूल व्याख्याता में तो बिल्कुल आ सकता है ये। तो 117 में रसायन शब्द है ना, रसिक शब्द हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जबकि ये रसिक वाला ही सही बैठता है अंत में। अगला देखिएगा आप लोग, 118 का है कि काव्य की रीति सख्य सुकविंशो, रीति के विषय में, ये वाला अच्छा प्रश्न है। 18 का जो प्रश्न है, देखो, काव्य की रीति सीख्यो सुकविंशो, ये शब्द है भिखारीदास है। विद्यापति की पदावली की भाषा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार तो, मैथिली है। अनुज लुगुन के काव्य संकलन का नाम बताइए, ठीक है। 120 का जो है इसमें अघोषित अलगुलान, 2 नंबर ऑप्शन। यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। नाटक और रंगमंच के संदर्भ में उक्त कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये 3 नंबर ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कही गई यह बात है। आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक को हिंदी के परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक के रूप में माना है? शानदार प्रश्न है ये। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वाशिष्ठ है। कविता उनके श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। शुक्ल ने किस रचनाकार के बारे में, मतलब किस कवि के बारे में ये बात है वो कही है? तो बिहारी जी के बारे में कही है। सब मिलाकर के कीर्तिलता अपने समय में बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का कवि दृष्ट जीवंत रूप है। इसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है, न ही इतिहास की उपेक्षा। उक्त कथन जो है वो किसके द्वारा कहा
गया है। तो 124 में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो हैं वो कीर्तिलता के बारे में कहा है। दादू दयाल की संग आडीवाणी मैंने अभी 5-7 मिनट पहले आपको बताया था। यानी आडीवाणी का संकलन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो 125 का प्रश्न है, आडीवाणी है संतदास और जगन्नाथ दास और अंगवधु है वो रज्जब जी के द्वारा किया गया है। कौन सी कृति नागार्जुन की नहीं है? ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 126 में इसमें नागार्जुन की पैसी पथराई आंखें हैं, सतरंगे पंखों वाली है, खिचड़ी पुल हमने देखा, पंख और पतवार ये वाली नहीं है। ठीक है। छायावादोत्तर काल में सुमित्रानंद पंत अपनी रचनाधर्मिता में निम्नलिखित में से किस दर्शन से प्रभावित हुए? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, आप लोगों को ये आना ही आना चाहिए। अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है। और शैव दर्शन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आई जाएंगे और बौद्ध दर्शन से महादेवी जी वर्मा थी। इस प्रकार से बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, परंतु उनके काव्य की प्रवृत्तियां सर्वथा ध्वनिवाद के ही अनुकूल थी। उनके दोहों के काव्य गुण का विश्लेषण करने पर संदेह नहीं रह जाता कि रसवाद के शुद्ध मानसिक प्राकृतिक आनंद की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनंद को ही अधिक महत्व देते हैं। उक्त कथन किसका है? मतलब बिहारी जी को लेकर के। तो यह है वो नगेंद्र का कथन है। अच्छी परिभाषा है, नोट करने वाली परिभाषा है। ऐसे प्रश्नों के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखित नाटक नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, आराम से कर लोगे। शुतुरमुर्ग नहीं है। खेद है या शकुंतला की अंगीठी, 1 दूनी 2, ये सारे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रख करके संवत 1925 से 50 की अवधि में एक नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा किसने दी? यहाँ पर वो मैंने बताया था, वो वाला आपका आंकड़ा सही बैठता है। आचार्य शुक्ल ने कहा इसको प्रथम उत्थान काल, यानी भारतेंदु को नाम दिया था नई धारा काव्य का प्रथम उत्थान काल। छायावाद के व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण ने प्राकृतिक सौंदर्य में ही सूक्ष्मता नहीं दिखाई, बल्कि मानव सौंदर्य में भी स्थूल शारीरिकता की जगह है स्वस्थ मानसल तथा भावात्मक सुषमा की प्रतिष्ठा की है। उक्त कथन किसका है? अच्छी परिभाषा है, ये नामवर सिंह का है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, अच्छा प्रश्न है। व्याख्याता में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रगतिवाद की इसमें से विशेषता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जनता की भाषा का प्रयोग हुआ है, मार्क्सवाद का दृष्टिकोण भी है, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है, कलावाद का दृष्टिकोण इसमें नहीं हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही बैठे। नाथ संप्रदाय के संबंध में असंगत कथन, यानी विद्वानों ने नाथ संप्रदाय के बारे में क्या परिभाषा दी है, वो इनमें से कौन सी गलत है? तो देखिएगा, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, राहुल शंकरतायन बिल्कुल सही है। शब्दी गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है पीताम्बर बर्थवाल का, बिल्कुल सही है। नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी अंत तक रामकुमार वर्मा का सही है। फर्जियान सिद्धों के साथ इन शैवपंथी सिद्धों का भी घनिष्ठ योग नहीं रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, जबकि रहा है नहीं शब्द इसमें जोड़ दिया है। आगे देखिएगा, मीरा के बारे में असंगत, ये वाले नोट करना, मीरा का बड़ा खतरनाक प्रश्न आता है हर बार। 134 में देखिएगा, मीरा के बारे में असंगत कथन। गीत गोविंद की टीका और नरसिंह जी कुमार मीरा के लिखे हुए ग्रंथ माने जाते हैं। मीरा का संबंध मेवाड़ से रहा है। मीरा का अंतिम समय मथुरा में व्यतीत हुआ और वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा ने काव्य में शांतरस की भी व्यंजना हुई है। तो 134 जो है इसमें अंतिम समय मथुरा में नहीं द्वारका में गुजरा था। नंददास के बारे में, अब नंददास के बारे में पूरी जानकारी चाहिए अपन को, समझ रहे हो बात को। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। रूपमंजरी नंददास की एक व्रत महाकाव्य है। नंददास के द्वारा रचित सिद्धांत पांचादयी श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है और भंवरगीत नंददास की परिपक्व दर्शन ज्ञान विवेक बुद्धि तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय इसमें मिलता है। रूपमंजरी नंददास का एक वृहत महाकाव्य नहीं है ये, ठीक है ना। रूपमंजरी है वो एक मतलब रीति निरूपक ग्रंथ है,
महाकाव्य नहीं कहा जा सकता उसको। 2 नंबर ऑप्शन में इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, चाक कृष्णा की नहीं है, तिरोहिता तिलांजलि श्री की है, आवा चित्रा मुदगल की है, कटकुला मद्दुला गरिक की है, ये वाला नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशयोक्ति और व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ावा है। प्रयोगवाद के संबंध में उक्त कथन किसका है? नोट करने वाला प्रश्न है, 137 का प्रश्न है। यह कथन नामवर सिंह के द्वारा दिया गया है। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम गमन के बारे में असंगत टिप्पणी का चयन कीजिए। प्रेम गमन के बारे में पूरी जानकारी है तो ही उत्तर दे पाओगे, अन्यथा बैठे रहो। देखो, ये देश की दुर्वस्था के कारणों में देशोन्नति के उपायों को जितना वर्णन इन्होंने किया है उतना भारतेंदु जी की कविताओं में नहीं मिलता। बात सही है। उनकी कविता में लोक संगीत की शैलियों के प्रति उदासीनता का अभाव पाया जाता है। उदासीनता, ये वाला शब्द यहाँ पर बहुत ही खतरनाक शब्द डाल दिया, ठीक है ना। उदासीनता नहीं है उनकी, लोक शैलियों में, मतलब लोक शैलियों के प्रति ये जागरूक हैं, उदासीन नहीं है। मुख्यतः ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। जीर्ण जनपद आनंद, ये इनकी रचना है। निराला उल्लास और विषाद के ही कवि नहीं, संघर्ष और क्रांति के भी कवि हैं। इस क्रांति का लक्ष्य है स्वाधीनता, शोषण मुक्त समाज। निराला के संबंध में उक्त कथन किस आलोचक का है? निराला के बारे में यह बात किसने कही है? तो ये रामविलास शर्मा जी ने कही है, ठीक है। पद्मावत हिंदी के अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजेडी है। जायसी की जो कर्तृत्व है उस पर विचार करते हुए उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विजय देवनारायण शाही ने मतलब पद्मावत को ट्रेजेडी कहा है। परमाल रासो के बारे में असंगत कथन का चयन करना है। पूरा परमाल रासो का अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो देखिएगा, श्रृंगारस की प्रधानता है, आलेखंड नाम से जाना जाता है। जगनिक इसके रचनाकार है। श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित करके नागरी प्रचारण सभा से इसका नाम मतलब परमाल रासो दिया, वरना पहले इसका नाम आलेखंडी था। इसमें श्रृंगार की नहीं, वीर रस की प्रधानता है, ध्यान रखना इस बात का। आलय और उदल की वीर गाथाओं का वर्णन है। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। ये कथन किसका है? वो तो मैंने बताया था, वो वाला उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता, आचार्य शुक्ल का है। और चलता हुआ इसको अप्रमाणिक मान देता है। अजीब ही आदमी है ये भी। बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास इनमें से नहीं है। पांडे जी है ना, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो 143 का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली का कलंक। दिल्ली का दलाल है इनका, बदुआ की बेटी, शराबी, दिल्ली का दलाल ये है। दिल्ली का कलंक इलाचंद्र जोशी का। राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषता इनमें से नहीं है। 144 में देखो, इसमें आंतरिक विसंगतियों विषमताओं को दूर करने का आह्वान, कहीं क्रांति का ध्वंस, विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा, देश के अतीत गौरव के प्रति उदासीनता का भाव नहीं है इसमें। 4 नंबर ऑप्शन। राम काव्य परंपरा के कवि नहीं है। इनमें से राम काव्य परंपरा के कवि नहीं है। तो देखो, रामानंद जी, अगरदासी, ईश्वरदासी, गोस्वामी हितुरेंद्र। नोट किया हो तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसी व्याख्याता पेपर का मिलान कर लेना, ये वाला आपको मिल जाएगा, है ना। आदिकाल की विशेषता इनमें से नहीं है। 146 में तो देखो, वीरस की रचना डिंगल पिंगल शैली सही है। कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी मानी गई। काव्य रासों में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव, यहाँ पर ये अभाव शब्द टिका दिया ना, ये वाला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। ओजाब की छपके, तोटक, तोमर, ये सारे छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किससे माना जाता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। गारसा तासी, फ्रेंच भाषा में। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ करके ऐसी वासवर्तनी हो गई है कि इनमें अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ साथ जिस रूप में चाहते हैं उक्त रूप में मोड़ सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? अच्छा प्रश्न है, नोट करने वाला प्रश्न है। 148 में यह घनानंद के बारे में कही है बात। वाणी को सार राख्यो श्रृंगार, श्रृंगार को सार किशोरी किशोरी। रीति कविता में श्रृंगार तथा नायक नायिका के भेद का वर्णन पर आग्रह पर बल देने वाले काव्य कृतियों रीतिकाल के कवि किसके के बारे में ये बातें कही गई है? तो ये है देव के बारे में। किसके बारे में है? देव के बारे में। हिंदी कहानी के विविध जो आंदोलन जुड़े थे, कहानीकार
इसमें संगत विकल्प मतलब असंगत को चयन करना। देखो संगत विकल्प नहीं, ये नहीं शब्द यहाँ टिकाया है अगले ने, अपन संगत को जोड़ देते हैं पहले। तो अंतिम जो प्रश्न है इसमें है कि नई कहानी कमलेश्वर मोहन राकेश राजेंद्र है, तो बिल्कुल सटीक। सचेतन कहानी महीप सिंह कमल जोशी और मधुकर सिंह। समानांतर रमेश बख्शी, दूधनाथ सिंह और प्रयाग शुक्ल। और ए कहानी गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने कॉलेज व्याख्याता का ये पेपर है उसका विश्लेषण किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें, और वीडियोस देखने आपको 2018, 20, 22 के 15 के वो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।